ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर पर हम लोग बात करते आ रहे थे एंड प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हमने कवर किया। और मेनली देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, इस पर थोड़ा सा हमने डिटेल डिस्कशन किया था। इन पर्टिकुलर कहा जाए तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, वर्क डन एंड द इंटरनल एनर्जी। ये जो प्रीवियस के दो लेक्चर्स हैं अपने कपल ऑफ लेक्चर्स जो प्रीवियस लेवल पे हमने लिए हैं, ये हमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना के देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमें क्या क्या सीखना है। अब आज का लेक्चर जो है, यहाँ से मैं एक्चुअल जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस आगे आने वाले हैं, इस पर अपनी बात कंटिन्यू करने वाला हूँ। हावेवर हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ऑल अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम, इस पर भी हमने बात की। सिस्टम के टाइप्स, ठीक है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, इन सभी चीजों पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो एक कंफर्टेबल लेवल का बेसिक्स हमारा तैयार हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ थ्योरेटिकल बातें सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ के बारे में आपको क्लियर करवा दूंगा, और एक साउंड अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है। ओके, ये पहली बात अपने दिमाग में बिठाइए आप, इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम तीन तरीके की चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक है। वो है हीट, जिसे हम कहते हैं डेल्टा क्यू, या आप कह लीजिए कि एक्सचेंज ऑफ हीट। दूसरा जो टर्म आता है हमारे पास, वो है वर्क डन। और तीसरा जो टर्म हमारे पास आता है, वो है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो ये तीन पैरामीटर्स बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के सारे खेल को कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स इन चीजों को हैंडल करने के लिए जो पैरामीटर्स, जो कंडीशंस हम लोग अप्लाई करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, या इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, इसके थ्रू किया जाता है। लेकिन जो कंट्रोलिंग पैरामीटर्स होंगे हमारे, ओके, जो मेन खिलाड़ी होंगे हमारे थर्मोडायनेमिक्स के, वो तीन चीजें हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं तीनों एस्पेक्ट को, इन्हीं तीनों पैरामीटर्स को इंटर रिलेट करता है, इनकी आपस में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। ओके, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाए, सो इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एनी गिवन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। किसी भी गिवन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लिखना का मतलब ही है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना। इट ऑल स्टेट्स समथिंग लाइक दिस, कि आपने किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, ओके, आपने उसको हीट दी। अब उस गिवन अमाउंट ऑफ हीट से हम दो चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो हम वर्क डन देखेंगे, ठीक है, हमने हीट दी तो हमारे गिवन हीट से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या तो वर्क डन डेवलप हो जाएगा, या वर्क डन के साथ साथ इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस डेवलप हो जाएंगे। सो कहने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इन प्रोसेसेस में हम गिवन हीट के इक्विवेलेंट कुछ वर्क डन को ऑब्टेन करेंगे, और गिवन हीट के इक्विवेलेंट कुछ इंटरनल एनर्जी के चेंज को ऑब्टेन करेंगे। सो बड़े ही सिंपल तरीके से अगर हम इस बात को मेंशन करना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। गेटिंग द पॉइंट? यस, Yes, sir. ओके। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है ना, एकदम आसान। whatever the amount of heat we are going to give or take, use or supply, that
can be utilized for the change in internal energy and that can also be utilized as the work done. कभी कभी ये दोनों होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है उससे सिर्फ वर्क डन हो जाए, ठीक है। वी डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ऐसा भी हम एक्सपेक्टेशन थ्योरेटिकली कर सकते हैं। बहरहाल कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आपने कुछ एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन इंटरनल एनर्जी के चेंज में हुआ और साथ ही साथ उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन वर्क डन के लिए हुआ। दैट्स इट, ओके। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें ये याद रखना है कि ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ये पॉइंट फंक्शन है। आपको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पॉइंट फंक्शन ये पाथ पे या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन या इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। जबकि जबकि अगर हम बहुत केयरफुली देखें तो हीट, इसका सप्लाई या हीट का इवॉल्व होना, स्पेंड जो हम हीट खर्च कर रहे हैं वो, और वर्क डन, ये पाथ फंक्शन है। ये पूरी तरीके से प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे कि हम कैसा प्रोसेस फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पाथ फंक्शन, वर्क डन इज गोइंग टू बी अ पाथ फंक्शन। हाउएवर the internal energy, this factor is going to be a point function. It only depends into the final and the initial state, not on the process. Now the major aspect in using this law is all about sign conventions. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइन कन्वेंशंस होते हैं, क्योंकि अगर हमने लॉ को देखा तो लॉ बिल्कुल एक छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन हमको नजर आ रही है, लाइक 2 + 3 = 5, है ना, या 2 + 2 = 4। ऐसी सिंपल सी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमको ये नजर आ रही है, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर एस्पेक्ट होगा वो होगा साइन कन्वेंशन। क्योंकि कभी कभी बच्चों हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, कभी कभी उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। Sometimes we may find that the internal energy increases. Sometimes we may find that the internal energy may decrease. Sometimes we may find that we are working on the system. Sometimes it may happen that the system is working. So we have to follow a sign convention where a certain process we should consider in a positive manner and a certain process we should consider in a negative manner. तो इसमें अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एंड दे पुट अप रॉन्ग नंबर्स एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशंस पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा तरीका इसको सॉर्ट आउट करने का आपके सामने रखना है, एकदम आसान सा। भाई साइन कन्वेंशंस कैसे याद रखने, बहुत इजी, बहुत ध्यान से देखें। हीट के बारे में, जब हम हीट को सप्लाई करेंगे, हीट को प्रोवाइड करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम जब हीट देंगे तो गिवन हीट को हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, और जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीट को ड्रॉ करेंगे, हीट को ऐसे समझिए निकाल लेंगे, तो ऐसी हीट जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम लूज कर रही है, ठीक है ना, हो रही है, उसे हम नेगेटिव मानेंगे। तो हीट का मामला क्लियर हो गया। गिवन हीट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, और ड्रॉ की गई हीट, निकाली गई हीट कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव। अब वर्कडन के मामले में देखें, वर्कडन में भी हम लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। यहां वर्कडन हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। अगर गैस या थर्मोडायनेमिक सिस्टम खुद काम कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो एक्सपांड हो रही है, ठीक है ना, वो खुद काम कर रही है, सिस्टम खुद काम कर रही है, सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है। बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, अगर ऐसे हो रहा है तो इट्स जस्ट रिजेंबल एक्सपांशन। तो एक्सपांशन वाला वर्क डन हम हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। एक्सपांशन हमें फौरन समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स देखते वक्त वॉल्यूम का इंक्रीज फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ऑन द सिस्टम काम कर रहे हैं, एक्सटर्नली सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, तो जारी बात है सिस्टम पे काम करने का मतलब ये होगा कि हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेशन की कंडीशन जब आएगी जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, तो वैसे वर्क डन को हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे, ठीक। तीसरी चीज, इंटरनल एनर्जी का मामला बड़ा सीधा सीधा है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है, हमें ऐसा नजर आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। ऑब्वियस बात है, इंटरनल एनर्जी ये टेम्परेचर की ही वजह से आती है बेसिकली देखा जाए तो। और अगर टेम्परेचर घटता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो हम सिंपली क्लेम करेंगे कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होने वाली इंटरनल एनर्जी हम नेगेटिव से बताएंगे।
तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके सामने साइन कन्वेंशंस रखे हैं। मैं कुछ सिंपल से केसेस इसी बात को रिजेंबल करते हुए, इसी बात को हाईलाइट करते हुए आपके सामने रखता हूं, एंड आई हैव टेकन दीज थिंग्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। देखिए यहाँ केस 1 में एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने हीट दी 200 जूल। बताएं इसे हम पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? पॉजिटिव। ऑब्वियस बात है, हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। बट जब हम इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये सिस्टम उस हीट से कुछ वर्क परफॉर्म कर रही है, कुछ वर्क डन कर रही है। अब बताएं इस वर्क डन को हम क्या माने, पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने? दिस सिस्टम इज वर्किंग। पॉजिटिव। तो सिस्टम से हमने वर्क को ड्रॉ किया, सिस्टम वर्क करके दे रही है हमको, तो हमारा तो फायदा ही हो रहा है, तो हम तो पॉजिटिव मानेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमने 200 जूल दिया और 100 जूल का वर्क निकल गया। अब इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन आप बड़े आसान तरीके से करिए। ये देखिए, यहां से आप फॉर्मूला लगाते हो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इट्स जस्ट गोज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो आई जस्ट रिटन हियर क्यू माइनस डब्ल्यू। सो 200 जूल पॉजिटिव यू हैव गिवन, 100 जूल ऑफ वर्क यू हैव ड्रॉन आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, इट इज वर्क बाय द सिस्टम, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। सो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव मिलता है। क्लियर हो गई बात ये? यस। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सादा सीधा। मैं इन चीजों को इसलिए प्रॉपरली आपके सामने रखने में थोड़ा सा केयरफुल हूं, क्योंकि लॉ अपने आप में बड़ा सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन एक दिख रही है, भाई दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, ऑल दैट। जहां हम चूकेंगे, जहां हम गलत करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इसलिए बड़े केयरफुली इन चीजों को हैंडल करना है। नाउ अब इस सिस्टम के पास से हमने क्या किया, 200 जूल की हीट को एक्सट्रैक्ट किया, जस्ट एक्सट्रैक्टेड इट। तो देखो हमने इस हीट को बराबर से माइनस लगाया और सिस्टम पे हमने काम किया, सिस्टम के पास से काम नहीं लिया, इट इज वर्क ऑन द सिस्टम, यानी कि गैस को हमने कंप्रेस वंप्रेस कर दिया। तो जारी बात है इस वर्क डन को भी हम कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव ट्रीट करेंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम एंड वी आर ड्रॉइंग हीट फ्रॉम द सिस्टम, देयरफॉर बोथ आर नेगेटिव। अब अपना वर्क डन या इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो तो सीधा सीधा है Q माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ Q की जगह पे आपने पुटअप करना है -200 माइनस ये -100, तो ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस होके हो जाती है -200 प्लस 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज यहाँ पे कैसा मिला, नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, इसको समझने का एक और आसान सा तरीका ये भी है कि आपने तो 100 जूल का काम किया था और आपने उसके पास से छीन लिया कितना, 200 जूल। ठीक है, जारी बात है आपने सिस्टम को कूल किया। ठीक है ना। यस। तीसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इंटरनल एनर्जी के रेफरेंस को कंसिडर करते हुए कि वो जीरो हो जाए। जैसे यहां देखें 200 जूल का वर्क हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफकोर्स दिस शुड बी टेकन एज नेगेटिव, एंड 200 जूल हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब इस सिस्टम का ना तो कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम किया था 200 जूल का और आपने उससे हीट भी निकाल ली 200 जूल की। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कैलकुलेशन कुछ ऐसा हो जाएगा -200 माइनस माइनस प्लस 200, -200 प्लस 200 विल बिकम इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि जितना हम काम कर रहे हैं उतनी हम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करें। ये सारी एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। ओके, अब आइए एक छोटे से क्वेश्चन को पहले सॉर्ट आउट करते हैं और फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आई विल बी सॉल्विंग इट हियर। 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब आप मुझे केयरफुली ये बताएं कि ये जो वर्क डन की बात चल रही है ये कैसे लेना चाहिए, मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? पॉजिटिव। आप अगर ध्यान से देखें ऑन है, बाय नहीं है। मैंने फिर कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था हम गलती करते हैं। क्या ये काम गैस ने किया या हमने गैस पे किया? हमने किया। हमने गैस पे किया है। 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन, नेगेटिव लेना है। जब सिस्टम काम करेगी, गैस काम करेगी, तो हमने पॉजिटिव लेना है।
बाय पॉजिटिव लेंगे, ऑन नेगेटिव लेंगे। बात आ रही है समझ में? देखो यहां हाईलाइट किया, देखो ऑन नेगेटिव आना है, बाय पॉजिटिव आना है, गलती नहीं करना। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चंस होंगे इसमें, छोटी मोटी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, ग्राफ व्राफ जब आएगा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बता दूंगा। अक्सर बच्चे डरते रहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, मतलब बहुत परेशान होते रहते हैं, पजल होते रहते हैं, कैसे करें, टफ जाता है। चीजों को सिंपल रखें, बेसिक कुछ बातें याद रखें और उसी तरीके से उसको हैंडल करें। तो जारी बात है यहाँ पे जो वर्क डन हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे ये नेगेटिव लाएंगे, सो इट इज जस्ट गोइंग टू बी टेकन एज -104 किलो जूल। इज इट ओके? yes, अब फिर ये गैस जो है ना 125 इतनी हीट को रिलीज करती है, रिलीज, ड्रॉन, एक्सट्रैक्टेड, हीट निकल गई, निकली हुई हीट को क्या मानेंगे? negative, नेगेटिव मानेंगे, बिल्कुल सही। तो ये जो डेल्टा क्यू फैक्टर है इसे भी हमें लिखना पड़ेगा -125 किलो जूल। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई बताएं कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको आप प्रॉपरली रीअरेंज करें, प्रॉपरली लिखें। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। देखें इसी तरीके से होना चाहिए, ये गलती ना करें। कैलकुलेशन आगे बढ़ाएं, डेल्टा क्यू कितना आ गया, -125, माइनस माइनस ये बेटा हो गया +104, आंसर क्या आ जाएगा? -21 किलो जूल। गॉट द पॉइंट? यस और नो? yes, सो दिस इज हाउ वी हैंडल द सिचुएशंस। अब इसमें दो तीन बातें याद रखनी कि जब कभी हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक, तो बराबर साइन कन्वेंशंस के साथ ही लेना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, साइन कन्वेंशन को कभी भी इसमें छोड़ना नहीं है हम। ओके विद दिस? जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है ये पाथ फंक्शंस होंगे, यानी कि ये प्रोसेस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन डेल्टा यू यानी कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है ये पॉइंट फंक्शन होगा। ये तीनों वैल्यूज या तो हम एक साथ जूल्स में एक्सप्रेस करें, किलो जूल्स में एक्सप्रेस करें, या फिर कैलोरीज या किलो कैलोरीज में एक्सप्रेस करें। ऐसा नहीं चलेगा कि आप इन दोनों में से कोई एक जूल में ले रहे हो और रिमेनिंग जो है वो कैलोरी में ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यू शुड फॉलो द सेम यूनिट। फर्दरमोर हमें ये भी याद रखना है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये टेम्परेचर के कंसेप्ट को बताता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को बताता है, या ऐसे समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को बताता है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है ये अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में एज एन एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अब इतना सब होने के बाद, इतना बढ़िया और अच्छा लॉ होने के बाद भी ना इस लॉ के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं। नाउ दिस कैन बी अ बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड की थियरी पेपर के लिए 1 और 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हियर आर सम लिमिटेशंस। नंबर 1, ये एग्जैक्टली हमें हीट के ट्रांसफर की जो डायरेक्शन होती है, भाई यहां हीट जा रही है, इतनी हीट यहां जा रही है, उसका जो ट्रांसफरिंग डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली हमें नहीं बताया। आप इस लॉ को गौर से देखें, इसमें हीट का ट्रांसफर कहां हो रहा है ये नहीं पता, सिर्फ कितना हो रहा है ये पता हो। ठीक है, बात आ रही है समझ? जस्ट इट विल give an information about the amount of heat which is being transferred from what point to what point in which direction। ठीक है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट हीट जा रही है, इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। हम सिर्फ बोलेंगे भाई सिस्टम ने 200 या सम अमाउंट 100 जूल ऑफ हीट को लूज किया, बस लूज किया, खत्म, दैट्स इट। नो वेयर एग्जैक्टली इट इज गोइंग, क्या कोई आइडेंटिफाइड पोजीशन है क्या कि हीट एग्जैक्टली वहां जा रही है, इसका कोई आइडिया नहीं है। सो ये अपने आप में एक छोटा सा लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। सेकेंड जो मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि ये हमें पूरे प्रोसेस की कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, बस इतना काम हो गया, इतनी इंटरनल एनर्जी आ गई और इतनी हीट ट्रांसफर हुई है,
कौन से टाइप का प्रोसेस, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेस विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस होल सिनेरियो, ये कुछ नहीं बोलेगा वो। ओके, इसी बात को मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे कि it does not tell anything about the conditions under which the heat can be transferred into work and also does not indicate as to why the whole of heat energy cannot be converted into mechanical energy continuously. So basically it does not signify, it does not explain कि ये किस तरीके से हो रहा है काम, ये नहीं बताएगा। जस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह पे हम लोग यहाँ पे इस चीज को हैंडल करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, ये हमें ये नहीं बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस पॉसिबल है क्या नहीं है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये वाला प्रोसेस लिया, अब क्या ये प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूं क्या? इसकी इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल। हम खाली थ्योरेटिकली बोलेंगे भाई इतना वर्क आ गया, इतनी इतनी हीट निकल गई, इतनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आई। इनफैक्ट हमने तो यहाँ बोला इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो गई, मतलब सारे सारे वर्क को हमने हीट में कन्वर्ट करा दिया। अब मैं उल्टा मान लूं कि इसने 200 जूल हीट दे दिया और पूरी 200 जूल का इसने वर्क एक्सट्रैक्ट कर दिया, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लॉ में तो बैठ जाएगा, है ना, लॉ में तो बैठ जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो बता दूंगा मैं। तो कोई एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाकई प्रैक्टिकली हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसका वैलिडेशन जो है, इसका जो कंफर्मेशन है, हम फर्स्ट लॉ से बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ये लॉ बस एनर्जी के कंजर्वेशन के हिसाब से अपने आप को हमेशा साबित करता रहेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आ सकते हैं। नो दैट्स इट, इतनी छोटी सी थियरी हमें याद रखनी है। अब इन्हीं सभी बातों को हम और कॉन्क्रीट तरीके से और अच्छे तरीके से समझते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई विल बी जस्ट टेकिंग द इलस्ट्रेशंस गिवन नेक्स्ट टू द थियरी। मॉड्यूल में देखें आप, जो थियरी के बाद दिए गए इलस्ट्रेशंस हैं उन्हीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। A gas enclosed in the cylinder is expanded to double its initial volume. यानी कि लेट्स से कि उसका इनिशियल वॉल्यूम V है, तो एक्सपांशन हो गया और फाइनल वॉल्यूम हो गया 2V। ठीक। अच्छा, ये सारा काम जो है ना हम लोग करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट प्रेशर वन ऑफ द सिंपलेस्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यू में से। अब हमसे ये पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। तो आप सबको पता होगा कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो ऐसी सूरत में वर्क डन हम लोग लिखते हैं P डेल्टा V। याद है, पढ़ चुके हैं ना आप लोग, केमिस्ट्री में भी इस चीज को पढ़ा होगा आपने। तो P हमने जैसा वैसे लिखा। अब डेल्टा V बेसिकली होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, करेक्ट है? Yes. यहाँ पे आप नोट करें तो फाइनल वॉल्यूम तो 2V है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम V है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फौरन आंसर मिल जाएगा PV। तो यहां जिस प्रोसेस की बात चल रही है उस प्रोसेस में वर्क डन इज जस्ट PV। गेटिंग इट? Yes. आइए एक दो और सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 पुट अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा लेंदी है, तो बिल्कुल शुरुआत में मैं उसे नहीं पुट अप करना चाह रहा। कपल ऑफ क्वेश्चंस होने के बाद उस पर मैं बात। नाउ 150 जूल ऑफ हीट इज एडेड। एडेड का मतलब क्या है? सिस्टम को दिया आपने, क्या सिस्टम के पास से लिया? दिए. दे दिया। तो आप इस हीट को कैसे मानोगे? Positive. पॉजिटिव। नाउ द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, तो सिस्टम काम करती है, मतलब ये वाला वर्क डन भी आप कैसे मानोगे? पॉजिटिव मानोगे। सिस्टम पे काम जब होता है ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव मानोगे, और बाय द सिस्टम जब आता है तो आप पॉजिटिव मानोगे। केमिस्ट्री से थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा आपको, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं हमेशा इसी तरीके से इन्हीं कन्वेंशंस को इस्तेमाल करूंगा पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, और ये बड़े आसान है, थोड़ा सा याद कर लें आप इसको। हीट हमने दी, सिस्टम को हीट गिवन है, कैसी मानेंगे उसे? Positive. सिस्टम के पास से हीट निकाल ली हमने, Negative. सिस्टम पे काम हुआ ऑन द सिस्टम, Negative. नेगेटिव। सिस्टम ने काम किया बाय द सिस्टम, Positive. पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है
कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बताया तो हम टेम्परेचर के पॉइंट से चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। अब यहां देखें, हमसे पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट एवर द एक्सचेंज ऑफ हीट माइनस वॉट एवर द वर्क डन। गेटिंग इट? अब एक्सचेंज ऑफ हीट इस पूरे प्रोसेस में हो गई अपनी 150, माइनस वर्क डन हो गया अपना 110, तो आंसर क्लियर है 40 जूल। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक हो गया? Yes. एक और बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन, बिल्कुल सादा सीधा। आगे बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। बस शुरुआत थोड़ा सा सीधे साधे क्वेश्चन से, हल्के फुल्के क्वेश्चन से करते हैं। नाउ 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड, तो ऑब्वियस बात है ये हीट हमें कैसी लेनी है? Positive. पॉजिटिव लेनी है। हुज इंटरनल एनर्जी चेंज इज 40 जूल। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है ये 40 जूल है, लाइक दिस। तो ऑब्वियस बात है इसको भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो कुछ ऐसे सोचें बेटा कि हमने सिस्टम को हीट दे दी ना, गिवन है ना। एडिड का मतलब हमने सिस्टम को हीट दिया। Hmm. अब जब आप किसी चीज को हीट दोगे, ठीक, तो द इनिशियल एक्सपेक्टेशन इज दैट कि उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े। Yes. इनिशियली तो यही एक्सपेक्टेशन होगा। हाँ, उल्टा हो सकता है। अगर आपने एक्सेस वर्क निकाल लिया उसके पास से, दे तो रहे 110 जूल लेकिन वर्क निकाल रहे हैं 200 जूल का, थेरोटिकल बात के हिसाब से, तो ऐसा तो कोई इंडिकेशन यहां पे नहीं दिया अपने को। ऑप्शन से समझ में आता है ऐसा तो कोई इंडिकेशन नहीं है। तो हम फिलहाल इसको पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि हीट गिवन है, और इसे भी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि जब हम हीट देंगे तो हम जनरली एक्सपेक्ट ये करेंगे कि टेम्परेचर बढ़े। अब दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हमें फिगर आउट करना है वर्क डन। आप ही बताएं भाई, ऐसे जनरल फॉर्मूला क्या बनता है इसका? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, करेक्ट है? Yes. वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। सो डेल्टा क्यू हो गया अपना 110 माइनस ये हो गया 40, कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 70 जूल। तो दिस गोज विद द आंसर, करेक्ट है? Yes. अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, ये समझ लें आप। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, कैसे? सोचिए कि अगर ये इंटरनल एनर्जी के चेंज को मैं नेगेटिव मानूं, जस्ट इमेजिन करें कि ये नेगेटिव है, क्योंकि यहां चेंज का तो दोनों मतलब हो गए ना। Hmm. तो फिर वर्क डन कितना होगा? 100. क्योंकि ये डेल्टा यू यहां पे मैं माइनस पुटअप करूंगा। अगर मैंने इसे माइनस पुटअप किया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पे आंसर मुझे क्या मिलेगा? 110 प्लस 40, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? 150. 150। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि हम गैस को दे तो रहे हैं 110 और उसके पास से काम ले रहे हैं 150, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. थ्योरेटिकली हो सकता है, आप सपने देखें, कौन रोक रहा है आपको? आ रही बात समझ में? Yes. प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरी हीट पूरा वर्क डन, यही बड़ा मुश्किल है। पूरी हीट का पूरा वर्क बनना ही मुश्किल है देखा जाए तो, है ना? Hmm. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये 70 जूल वाला आंसर करेक्ट है। गेटिंग इट राइट? Yes. ओके, चलिए ठीक है, और थोड़ा आगे जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा आपको 11th के चैप्टर से भी कुछ चीजें यहाँ पे रिलेट करनी पड़ेगी, जहां पे हम लोग लैटेंट हीट वगैरह की बात करते थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो 1 किलोग्राम का वाटर है, ठीक, लिक्विड वाटर, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है बट टेक्निकली देखा जाए ना तो वाटर वेपर्स, आइस, सॉलिड वाटर ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको लिक्विड वाटर लिखा है क्वेश्चन में। अब हमने इसको बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस पे,
आज बात ये होती है ना, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि जो हीट हम कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं ना उसमें, वो सारी की सारी वाटर को बॉईल करने में, यानी कि वाटर को स्टीम बनाने में, वेपर बनाने में, भाप बनाने में खर्च हो रही होती है। ऐसा क्या होगा अगर मैं 100 से कम हूं ना, 100 से कम टेम्परेचर पे हूं मैं, 100 डिग्री सेल्सियस से, तो जो मैं हीट दे रहा हूं उससे वाटर का पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, याद करें आप। Yes. और एक बार हम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, फिर हमारी थ्रू दी गई एनर्जी का इस्तेमाल स्टेट चेंज करने में होगा, लिक्विड से कन्वर्ट होगा वो गैसियस स्टेट। तो अपना 1 किलो का जो वाटर है पूरा का पूरा वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, टोटल ऑल ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। और ये सारा जो मामला हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। अब हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये याद करना है कि ये स्टेट चेंज करने वाली बात है, ठीक है। स्टेट चेंज करने वाली कंडीशन है, सब्सटेंस अपनी हालत बदल रहा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग लिखते हैं इसे हम लैटेंट हीट की शक्ल में लिखते हैं, L इंटू एम। याद करें, आप पढ़ चुके हैं, ये 11 में पढ़ा है। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। 11 में मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर में लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के कई जबरदस्त एग्जांपल ले चुका हूं। अब वाटर की लैटेंट हीट स्टीम बनने के प्रोसेस में ये होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम। याद है, 540 कैलोरीज पर ग्राम होती है, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम पानी को हमको 540 कैलोरी इतनी हीट देनी पड़ेगी, तब वो 1 ग्राम पानी कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। बट हियर ये सारा मामला जो है ना वो एसआई सिस्टम में चल रहा है, तो वो 540 कैलोरीज की बजाय वाटर का जो लैटेंट हीट है किलोग्राम के हिसाब से वो होता है 2260। 2256 भी बुक्स में लिखा होता है, बट मैं थोड़ा राउंड ऑफ करके ले रहा हूं इसको, 2260। तो ये L यानी कि लैटेंट हीट ये कितना आ गया बेटा, 2260 मल्टीप्लाइड बाय कितना पानी कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, 1। 1 kg. तो कितनी हीट हमको देनी पड़ी होगी, तो आंसर है 2260 किलो जूल। इतनी हीट हमको देनी पड़ेगी। ये 2260 ये किलो जूल है, याद रखो किलोग्राम में ले रहे हैं हम लोग, ये मास वाला है ना, किलोग्राम में ले रहे हैं हम। ओके, तो किलो जूल इतनी हीट हम देंगे, तो पहले का क्वेश्चन हो गया अपना, निपट गया। दूसरा हमसे ये पूछ रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब क्वेश्चन को ना बच्चों आप बहुत ध्यान से पढ़ो, तो उसने बोला कि ये सारा काम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हो रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो वर्क डन का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। वर्क डन के लिए हमको लिखना पड़ेगा P इंटू डेल्टा वी। ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब प्रेशर कांस्टेंट है। याद रखो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के एक फॉर्मूला नहीं है, कई फॉर्मूले हैं, प्रोसेस डिपेंडेंट सिचुएशन होगी। तो वर्क डन विल नाउ कैन बी रिटन एज P, फाइनली जो वॉल्यूम डेवलप होगी माइनस इनिशियली जो वॉल्यूम डेवलप, ठीक। अब यहाँ पे गिवन है, देखो लास्ट स्टेटमेंट में गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम, तो ये इनिशियल वॉल्यूम है इसका 1 इंटू 10⁻³ से फाइनल वॉल्यूम दैट इज 1.671, ठीक। तो आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, काम पूरा करते हैं। तो ये अपना वर्क डन हो गया, dW इज इक्वल टू प्रेशर तो हो गया 1.01 इंटू 10⁵, फाइनल वॉल्यूम आई 1.671 माइनस इनिशियल वॉल्यूम बच्चों ये है, तो जरा इसको केयरफुली लिखना पड़ेगा, दैट इज 0.001। मैंने सही लिखा, Yes. 10⁻³ को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये 1 में से ये 1.67 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 0.6 ले आओगे, वैसा नहीं है, ये 10⁻³ है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये सब्ट्रैक्शन पूरा करो, तो ये लास्ट का 1 चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.670, 1.670 को मल्टीप्लाई कर लो 1.01 से और इंटू 5, तो फिर फाइनल आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है यहाँ पे वर्क डन का। 1.686. 1.686 into 10⁵ and let's keep it in joule।
इतना जूल हो गया ये। ठीक, थोड़ा अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये हो जाएगा 1.69, ठीक है, इंटू 10⁵ जूल। थोड़ा और ठीक तरीके से लिखूं तो ये ऐसा हो सकता है 169 इंटू 10⁵ जूल। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. Finally, it can be written as 169 किलोजूल। Why I have preferred किलोजूल? Because मैंने हीट को अभी अभी किलोजूल में निकाला है, तो इसलिए मैंने इसको भी किलोजूल में ले लिया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। अब देखिए गौर से, ये हीट गिवन है तो ये पॉजिटिव हीट है, ठीक है ना, हीट तो हमने दी तो ये तो पॉजिटिव हो गई। वर्क का कैलकुलेशन भी अपने आप से पॉजिटिव आया, हमने कोई जुगाड़ नहीं लगाया। फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम्स बराबर से आए अपने हिसाब से, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा थी, इनिशियल वॉल्यूम कम थी, तो नेगेटिव नहीं हुआ, आंसर पॉजिटिव ही आया। अब सी पार्ट के कैलकुलेशन में आप थोड़ा केयरफुल रहें। तो सी पार्ट के कैलकुलेशन में आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू आपने अभी अभी एस्टिमेट की 2260 किलोजूल, माइनस वर्क डन आपने निकाला 169 किलोजूल, सब्सट्रैक्ट करें, आंसर बताएं। 2091. 2091 किलो जूल। तो ये आपका फाइनल आंसर क्लेम हो सकता है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी का चेंज। अब एक गलत फहमी हमको यहाँ पे होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? Positive. पॉजिटिव आया। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आता है तो क्या इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए? Hmm. लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो 100 मेंटेन है, ऐसे कैसे? तो बच्चों होता ये है कि ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आया, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ हीट इसे मिली, इस हीट का इस्तेमाल वाटर के बॉइलिंग के प्रोसेस में हुआ, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल पूरा डिसोसिएट हो गए। वाटर का वेपर बन रहा है, अभी स्टीम बन रही है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल का सेपरेशन बढ़ना है, उसका गैप बढ़ना है, उसकी बॉन्डिंग टूटनी है, ऐसे समझ लीजिए। तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी, Yes. तो वो ये एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करके वो बॉन्ड तोड़ रहा है, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है वो। तो ये एक यूनिक कंडीशन हमारे सामने आई डिस्कशन में कि यहां इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है लेकिन फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां स्टेट चेंज हो रही है, सब्सटेंस अपनी हालत बदल रहा है, वो लिक्विड से जाके गैसियस कंडीशन में जा रहा है। तो लिक्विड से गैसियस कंडीशन में जाने के लिए बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर भगाना पड़ेगा, उनके बीच का गैप्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल हमने किया उसको। गेटिंग इट? Yes. ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4, राइट? 2. अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 ये थोड़ा रिलेट करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। आपने अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो ये मुझे नहीं लगता कुछ खास इशू होगा इसमें, ठीक है। व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस, याद रखिए बात को, डायटोमिक is heated at constant pressure, then the fraction of energy supplied which increases in internal energy of the gas। तो बच्चों जब मैं हीट देता हूं ना, टोटल हीट, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, n टाइम्स ऑफ सीपी डेल्टा टी, केटीजी इस चैप्टर में जाके आप रेफर करिए। और जब हम उस हीट का इंटरनल एनर्जी का फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो हो जाता है n टाइम्स ऑफ सीवी डेल्टा टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज ये प्रोस्पेक्टिव हम उसी वक्त लगाते हैं जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, वर्क डन नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन 0। Hmm. अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितने फ्रैक्शन, कितना प्रोपोर्शन इंटरनल एनर्जी में खर्च हुआ। तो हमने दिया तो डेल्टा क्यू और उससे इंटरनल एनर्जी आई डेल्टा यू का चेंज, तो फ्रैक्शन निकालने का मतलब सीधा सीधा हमको इन दोनों चीजों का रेशो लेना है।
बात समझे? एट द एंड ये एक शॉर्टकट बनेगा। अब एन एन कट गया, डेल्टा टी कट गया, आपको क्या मिला? CV by CP. अगर आप ध्यान देखें तो ये 1/γ हो गया, Yes. क्योंकि सीपी बाई सीवी हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि वो गैमा होता है। तो सीवी बाई सीसी हैज टू बी अ रिवर्स ऑफ इट, उल्टा। सीवी बाई सीपी 1/γ होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कौन से टाइप की गैस है? Diatomic. डायटोमिक गैस के लिए जहां तक मुझे याद आ रहा है गैमा फैक्टर होता है 7/5। Yes. तो 1/γ कितना होगा? 5/7. 5/7। फिनिश, है ना? इफ यू जस्ट रिकॉल दिस, तो ये सारा 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 सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस ये डायरेक्ट सोचना है। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए फ्रैक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो 1/γ है। अब मामला एकदम क्लियर है। एनी हाउ, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिस गोज विथ अ वेरी वेरी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक बड़ा ही आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फैन जो है रूम में लगा हुआ, क्लोज रूम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, रूम खुला नहीं है, तो हमने उसको ऑन किया। अब फैन घूम रहा है जोर से। तो फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि एयर इन द रूम ठंडी हो जाएगी, हीटेड महसूस होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, या डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे? क्या लगता है आपको फैन लगाने से क्या होगा? यस, फैन लगाते हैं तो क्या होता है? बोले, डर रहे हो? गलत ना हो जाए आंसर। तौर पे इसमें स्टूडेंट क्या सोचता है, भाई फैन लगाए तो ठंडा होगा? ऐसा नहीं। जब हम फैन ऑन करेंगे तो रूम हमारा क्लोज है, जो भी रूम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल ट्रैप्ड हैं, एयर के अंदर, रूम के अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, फैन की वजह से क्या वो एयर के मॉलिक्यूल्स तेजी से और ज्यादा रैंडमली इधर उधर चलने लगेंगे? Yes. कि हवा फेंकेगा फैन, तो हवा फेंकेगा मतलब मॉलिक्यूल को इधर उधर भगाएगा वो। अब जब मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और एनर्जी बढ़ना मतलब सिंपल है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ना ये बिल्कुल इजीली रिलेट किया जा सकता है टेम्परेचर बढ़ने से। अजीब बात है, बंद कमरे में पंखा लगाए और गर्मी होगी। आ रहा है समझ में? Yes. तो क्या होगा यहाँ पे? Heat. It get heated, room get heated because the molecules start moving more rapidly. Fast moving molecule means they carry more energy. If they carry more energy means they carry more thermal agitations, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। Okay with this? Yes. Okay, आइए चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन 7। A gas is compressed at constant pressure 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 10 से 4 हो गया उसका। 100 जूल इज देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग, और 100 जूल उसको दे दिया, तो इंटरनल एनर्जी का क्या होगा? तो काफी आसान है। अगर हम इंटरनल एनर्जी की इंडिविजुअल बात करें तो ये होती है अमाउंट ऑफ हीट गिवन माइनस वर्क डन। गेटिंग द पॉइंट? अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने गैस को ना कंप्रेस किया है, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सबसे पहले तो इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। तो ये होना चाहिए पी डेल्टा वी। करेक्ट जा रहे हैं? पी है 50, डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम 4. 4, इनिशियल वॉल्यूम 10. 10। ध्यान से देखिए आंसर -300 जूल। Yes. तो कंप्रेस होना अपने आप में नेगेटिव वर्क को ही बताता है, ये तो हमने पहले भी देखा है। अब लाएं ये सारी बातें यहां पुट अप करते हैं। हमने हीट कितनी दी? 100. वो भी ऐड किया, मतलब ये हीट पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस 300, टोटल आंसर कितना हो गया?
400 जूल। तो ये इंक्रीज हो गई 400 जूल से। क्लियर हो गई बात? Yes. आइए थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कपल ऑफ मोर क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमको यहाँ पे ये ग्राफ में बताया है, जिसमें ए पॉइंट का प्रेशर गिवन है 3 × 10⁴ और बी पॉइंट का प्रेशर गिवन है 8 × 10⁴। ए पॉइंट का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम गिवन है और वैसे ही डी पॉइंट का भी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हमको गिवन है। अभी हमसे कह रहा है कि प्रोसेस ए से बी जाते वक्त हमने 600 जूल इतनी हीट को ऐड किया। ए बी प्रोसेस 600 जूल हीट एडेड, मतलब ये हीट कैसी है? Positive. फिर बीसी प्रोसेस, बी से सी, ग्राफ में देखें आप, बी से सी हम ऐसे चल रहे हैं। बी से सी प्रोसेस जाते वक्त हमने 200 जूल को अगेन ऐड किया, मतलब ये वाली 200 जूल भी कैसी है? पॉजिटिव है। अब इसने हमसे बड़े अजीब तरीके से ये पूछा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन अ प्रोसेस ए टू सी। बाकी का कुछ नहीं बोला, ऐसे ही बोला भाई ए से सी जाते जाते कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, अब ये बताओ। तो यहां एक ट्रिक है, यहां पर ना एक ट्रिक है, बात को समझें जरा गौर से, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे क्लियरली समझ। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं बच्चों, तो ये एक क्लोज लूप है। क्लोज लूप कैसे भी चलें आप, ए सी ए, ऐसे चलें डी ए सी ए बी सी डी ए। तो किसी भी क्लोज लूप में हम घूम फिर के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। Hmm. बच्चों जब हम घूम फिर के वापस इनिशियल पोजीशन पे आएंगे तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। Yes. क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है और वो डिपेंड करता है कि तुम इनिशियली कहां से निकले थे और फाइनली तुम कहां हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस बनाते हैं। सारी दुनिया घूम के अगर हम वापस उसी जगह पे आए जहां से हमने शुरू किया था, तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहते हैं? Zero. जीरो कहते हैं। शाबाश। तो इसी तरीके से किसी भी क्लोज लूप में, साइक्लिक प्रोसेस में, जो चक्कर लगाता हुआ प्रोसेस है, जो घूमता है, जिसमें वापस हम आते हैं एक ही जगह पे, कोई भी रास्ता इख्तियार कर लें, कितना भी लंबा चौड़ा प्रोसेस कर लें, हमको घुमा फिरा के वापस ए पे आना है, वापस इनिशियल कंडीशन में आना है, तो याद रखें इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाता है जीरो। ठीक है? अब ये जीरो कैसे होगा? तो बच्चों में से कुछ ऐसे लिखेंगे कि कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा ए बी प्रोसेस में, उसके बाद कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा बीसी प्रोसेस में, मतलब यहां कुछ चेंज होगा, यहां कुछ चेंज होगा। तीसरा, ध्यान लगाएं, प्रोसेस ए से सी होना चाहिए कि सी से ए होना चाहिए? C. अगर लूप पूरा करना है, साइकिल पूरी करनी है, तो सी से ए होना चाहिए कि ए से सी होना चाहिए? बोले जरा। C. सी से ए, लेकिन यह गिवन कैसा है? A. नेगेटिव, तो इसको हम लेंगे माइनस। Hmm. माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी का चेंज ऑफ प्रोसेस ए टू सी, और ये सब मिला के क्या होना चाहिए? Zero. जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि हम घूम फिर के कहां आए? A. ए पे वापस आए। याद रखें बात। अच्छा, अगर ये सी से ए भी होता ना, तो मैं क्या करता, यहां पे क्या लगाता, मैं Plus. प्लस लगाता, और तब भी मैं जीरो ही लिखता। ऐसा नहीं कि यहां माइनस लगा रहा हूं इसलिए जीरो लिख रहा हूं। Hmm. किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का टोटल चेंज हमेशा जीरो ही होता है, चाहे आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, उसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहां एक और दिक्कत है, एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें, कि तुमको यहां माइनस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम चल रहे ए से बी, बी से सी, तो तुमको आइडियली प्रोसेस फॉलो करना चाहिए सी से ए, बट गिवन उल्टा है, इसलिए हमने माइनस लगाया। उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? Yes. ओके। अब हमें हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस में कितना कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ ये निकालना है।
ओके, थोड़ा सा नोटिस करें, ए से बी जो प्रोसेस है, ए से बी, ठीक है, एक सेकेंड अंदर, यस, लेट्स कंटिन्यू। ए से बी जो प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखा, ए पर जो वॉल्यूम है बी पर भी वही वॉल्यूम है। तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहने की वजह से आप बोलोगे कि वर्क डन कितना है, 0। वर्क डन होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा वर्क डन, इस गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ग्राफ के हिसाब से मैं बात करूं, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस को बता रहा है। अब ये इसके क्या टाइप्स हैं वो सब आगे जाके पढ़ना है, फिलहाल एलिमेंट्री आइडियाज जो हमारे माइंड में है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो यहां तो वर्क डन 0 हो गया। अब फर्दर कैलकुलेशन करो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन है हमारी वो है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, करेक्ट है। और ऑफ कोर्स मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ प्रोसेस ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, 600 माइनस वर्क डन 0। क्या कहते हो बेटा? यस। ये देखो 600। सो फाइनली हमें पता चला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ प्रोसेस ए बी इज गोइंग टू बी 600 जूल। चलो भाई ये निकल आया। अब बात करते हैं बीसी प्रोसेस की। बीसी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस में वर्क डन हुआ होगा, कैसे आप गेस कर रहे हो कि वर्क डन हुआ है? वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज हुआ है, और वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है। तो बीसी प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो मैं इंटरेस्टेड हूं वर्क डन निकालने के लिए, जो मुझे लिखना पड़ेगा पी डेल्टा वी। केयरफुली देखें, तो बीसी प्रोसेस जहां अडॉप्ट हो रहा है वहां प्रेशर बी पॉइंट के हिसाब से आना चाहिए, और ये प्रेशर है 8 इंटू 10⁴। करेक्ट जा रहा हूं मैं? यस। तो ये हो गया 8 इंटू 10⁴ इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम यानी कि सी की वॉल्यूम, सी की वॉल्यूम मतलब डी की वॉल्यूम हो गई बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ और इनिशियल वॉल्यूम यानी कि बी की वॉल्यूम, और बी की वॉल्यूम का मतलब ए की वॉल्यूम, क्योंकि बी पर वही वॉल्यूम है जो ए पर है, और सी पर वही वॉल्यूम है जो डी पर है। तो ये हमारी फाइनल वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो इन दोनों में डिफरेंस। तो ये है 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³। So if you do the calculation, you will be getting 8 into 10⁵ into 5 minus 2 will become 3 into 10⁻³ और 4। ठीक है, 10⁴। कुछ गलती तो नहीं की मैंने? हाँ, यहाँ 4 है ना, सॉरी, ये 4 है, सॉरी फॉर दैट। सो ये 8 इंटू 10⁴ है। सो दिस इज 4, दिस इज 4। नाउ दिस विल बिकम 8 into 3, 24, minus 3 and plus 4 will become 10, and you will be getting an answer of 240. So you got the work done of 240 in the process of B to C. But our interest is to calculate change in internal energy. पूरा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ेगा आपको। सो ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आप निकालना चाहते हो बी से सी प्रोसेस में, तो ऑब्वियस बात है आप यहां पे लिखोगे कि जो आपने हीट दी माइनस उसमें से वर्क डन करो आप। तो हीट कितनी दी आपने बी से सी प्रोसेस में? 200। और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि आपने दी, एडेड, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 200। वर्क डन इसमें पॉजिटिव ही हुआ है, तो ये माइनस वॉट एवर द वर्क डन, दैट इज 240। तो आपको यहां पे आंसर मिल रहा है -40 जूल। तो यहां तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई बेटा। अब ये फैक्टर्स को उठा के आपने क्या करना है, अपने इनिशियल इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन में रखना है। तो ए बी वाले केस में हमको फायदा हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई 600 से,
बीसी वाले केस में हमको नुकसान हुआ, दैट इज 40, और ये माइनस AC हमको निकालना है, इज इक्वल टू 0. दिस विल बिकम 560 ऑन द अदर साइड. तो ये माइनस AC इज इक्वल टू माइनस 560. ध्यान दें जरा, तो माइनस माइनस कट गया, आंसर आया 560 जूल. तो A टू C इस प्रोसेस में 560 जूल इतनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. आगे बच्चे समझ में? यस. Yes, sir. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू हैंडल द सिचुएशंस. अब इसमें ना एक की पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जब आएगा तो उस साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद रखें प्रोसेस के कितने भी स्टेप्स हों, उन सारे स्टेप्स के लिए जब आप चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का टोटल सम कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा कितना होगा? 0. 0. अगर किसी प्रोसेस में एरो रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है, साइकिल पूरा फॉलो नहीं हो रहा है, तो खाली उतने प्रोसेस के लिए टर्म को पॉजिटिव से निगेटिव कर देना, जैसे यहां पे किया. सी से ए होना चाहिए था, ए से सी दिया गया, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में दिया. क्लियर होगी बात? Yes. यस. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, देन विल स्टॉप. इंशाल्लाह आगे क्लास में फिर कल कंटिन्यू करते हैं. Now, if R universal gas constant है, amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas. Ideal which kind of gas? Monatomic gas. Monatomic gas. This is very important. Okay. From 273 to 373 Kelvin, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस कह लो या केल्विन कह लो, नो वर्क इज डन, कोई काम इसमें नहीं हुआ, तो फिर हीट कितना दिया आपने? तो यहां पे हम जो भी हीट देंगे उसका सारा सारा यूटिलाइजेशन इंटरनल एनर्जी के लिए होगा. और अगर आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूलीज ठीक ठाक तरीके से याद है तो वहां पे हमने लिखा था F/2 NR डेल्टा T, वेर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, Mm. ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, NRT. अब कौन सी गैस है ये? Monoatom. तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3. 3 हो गए, शाबाश. सो दिस विल बिकम 3/2. कितना मोल ले रहे हैं हम गैस का? 2. 2 मोल. आर का वैल्यू हम सबको पता है, या क्वेश्चन आंसर्स देखें आप तो सारे में आर है, तो आर का वैल्यू पुटअप नहीं करना है, आर को जस्ट एक नंबर की तरह या एक टर्म की तरह वहां पे ऐसे ही यूज करना है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस आर इनटू, आप डेल्टा टी को चेक करें कितना है ये? 100. 100 है. सो बस हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, ये 2 और ये 2 यहां से कट गया. सो द आंसर अपीयर्स टू बी 300 आर. हो गया ठीक? यस. Yes. सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे.